हेलो एवरीवन, आज 2 मार्च 2026 है। डेली करंट अफेयर एमसीक्यूज डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पे फिर से 10 टॉपिक लेके आए हैं। 10 एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे, 10 करंट अफेयर, उसके सारे स्टैटिक एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं पहले जो करंट अफेयर्स की। ये जो करंट अफेयर्स हैं किस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा अगर आप एसएससी या किसी भी वनडे एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम जिसमें करंट अफेयर आता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो करंट अफेयर का सोर्स है ना, वो ज्यादातर गवर्नमेंट सोर्स है, द हिंदू है, पीआईबी है, किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर इन्हीं सोर्स से बनता है ना। साथ ही आपका स्टैटिक भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है, उससे जुड़े हुए सारी न्यूज मैं यहाँ पे कवर करता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन रहता है। चलिए शुरू करते हैं, बात करते हैं। जो पहली न्यूज है किसके बारे में है, सी मार्ट के बारे में। कंसिडर, न्यूज में पढ़ देता हूँ सबसे पहले। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सी मार्ट। सी मार्ट को लेके यहाँ पे आपको बताना है स्टेटमेंट। अब अगर सी मार्ट है क्या, सबसे पहले आपको ये बताऊं। कम्युनिटी ऑनरशिप, आपको पता होगा कि सामुदायिक जो स्वामित्व होता है, ऐसे ये रिटेल आउटलेट है, मतलब एक तरह की दुकानें हैं। अब ये कैसी दुकानें हैं, ऐसी दुकानें हैं कि जब महिलाएं, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, उनका प्रोडक्ट इन शॉप में बिकेगा, इन शॉप में अवेलेबल रहेगा, जिससे जो प्रोडक्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बनाया, तो उसको डायरेक्टली मार्केट में बेचा जा सकेगा, उसमें वैल्यू एडिशन किया जा सकेगा, उसकी ब्रांडिंग की जा सकेगी। और इसका पर्पज क्या है कि जो महिला उद्यमी है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप है, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बढ़ाई जाए, उनके लिए इकोनॉमी के सोर्स जनरेट किया जाए, और ओवरऑल जो इकोनॉमी है उसको भी डेवलपमेंट यहाँ पे दिया जाए, है ना। अब ये जो पूरा प्रोग्राम है शी मार्ट, वो लखपति दीदी कार्यक्रम के अंतर्गत आधारित है। लखपति दीदी कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत आधारित है, उसकी सफलता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लखपति दीदी जो प्रोग्राम जिसकी बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इस प्रोग्राम के बारे में अगर हम बात करें डिटेल में, तो इसको लॉन्च किया गया था कब, 15 अगस्त को, और कब, 2023 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधे वनडे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। लखपति दीदी प्रोग्राम कब शुरुआत हुई थी, बहुत ज्यादा न्यूज में, क्योंकि इसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। अब यूपीएससी में किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो स्टेटमेंट दे दिया कि इसका पर्पज क्या है, दूसरा यहाँ पे दे देगा कि इसको किस मंत्रालय के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। जैसे उसने दे दिया महिला बाल विकास मंत्रालय या कहते हैं वित्त मंत्रालय, तो नहीं, यहाँ पे एमओआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, चलाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो एसएचजी से जुड़ी हुई महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी महिलाएं हैं, उनको छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करना। और लगभग अगर आप देखो, और ऐसा व्यवसाय शुरू करने में मदद करना जिससे वो एक साल में कम से कम 1 लाख रुपए कमा ले कोई महिला। तो जब महिला 1 लाख रुपए एक साल में कमा लेगी तो वो लखपति कहलाएगी। और यही सरकार का पर्पज था। सरकार ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाया है इस योजना के अंतर्गत, और ये योजना काफी सफल रही है। इसलिए इसको ध्यान में रखते कई सारी स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसे प्रोग्राम चला रही है। और यहाँ पर फोकस किस क्षेत्र में रहता है, चाहे महिलाएं बल्ब निर्माण का काम कर रही हो, एलईडी बल्ब का निर्माण हो, चाहे ड्रोन से रिलेटेड हो, चाहे सिलाई बुनाई का काम हो, या प्लम्बिंग का काम हो, हर एक काम में महिलाओं को ट्रेन किया जाता है। और 1 करोड़ महिलाएं तो लखपति बनी है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को ट्रेन किया गया है इसमें, है ना। तो ये बहुत मतलब एक बड़ा प्रोग्राम है, छोटा प्रोग्राम नहीं है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। पहला जो एमसीक्यू है इसी टॉपिक से रिलेटेड है। और एक और एमसीक्यू है, कहाँ गया, ये वाला, लखपति दीदी प्रोग्राम। कि लखपति दीदी प्रोग्राम का उद्देश्य कितनी महिलाओं को प्रशिक्षित करना था, 2 करोड़ महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। ये क्वेश्चन और पहला क्वेश्चन दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो आपने पूरा ओवरऑल समझ लिया क्या पर्पज है। सी मार्ट आपने देख लिया क्या है। सी मार्ट एक तरह का, जैसे डी मार्ट आपने देखा होगा, डी मार्ट में क्या होता है, किराने की दुकान, किराने की सब सामान मिल जाता है। सी मार्ट में क्या मिलेगा, सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो सामान बनाया जाएगा वो वहाँ पे अवेलेबल रहेगा, उसकी ब्रांडिंग, इवेल्युएशन, सब कुछ वहाँ पे हो पाएगा। They are proposed as a community-owned retail outlet within cluster development, cluster level federation. क्लस्टर आधारित संघों के अंतर्गत समुदाय स्वामित्व वाले आउटलेट होंगे, करेक्ट है। दे एम टू शिफ्ट पॉलिसी फोकस, माइक्रो क्रेडिट स्ट्रक्चर, वुमेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप। इसका उद्देश्य क्या करना है, नीति के फोकस को माइक्रो क्रेडिट से संरचित महिला स्वामित्व वाले उद्यमों की ओर स्थानांतरित करना है। तीसरा, दे आर इम्प्लीमेंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। तो ये तो इस ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है। तीसरा ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, 1 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार हम लोग यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेते हैं, सही आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में कम से कम 20 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सारे एग्जाम अगर आप मिला लोगे ना, तो 20 बार इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके कंपोनेंट क्या होते हैं, भारत की क्या रैंकिंग है, कब शुरू किया गया था, किसने शुरू किया था। तो वो एक कंप्लीट एनालिसिस हम यहाँ पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में देंगे। देखो, आपको पता है
कि दुनिया का जो वृद्धि है ना, या दुनिया की ग्रोथ है, वो जीडीपी के आधार पर मापी जाती है ना, कि जीडीपी किस देश की कितनी बढ़ रही है, उसकी ग्रोथ उतनी ही हो रही है। लेकिन 1990 का दशक था, 1990 में एक शुरुआत हुई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की। इससे इसका जो ख्याल था या इसका जो थॉट किसने दिया था, महबूब उल हक ने, महबूब उल हक ने दिया था, पाकिस्तान के हैं, ठीक है। दूसरे कौन थे, अमर्त्य सेन, जो भारत के हैं। इन्होंने ये कहा कि डेवलपमेंट का ये मतलब नहीं होता कि नेशनल इनकम बढ़ती जाए, राष्ट्रीय आय बढ़ती जाए, जीडीपी बढ़ती जाए, बल्कि जो डेवलपमेंट है इसका पर्पज ये होता है कि लोगों की फ्रीडम कितनी बढ़ रही है, लोगों के पास ऑप्शन है या काम करने की नहीं है, लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, ये सारी चीज डेवलपमेंट में होनी चाहिए। तो उन्होंने मेजरली तीन उन्होंने पिलर दिए। कहा कि ये जो पिलर है, अगर इनमें कोई व्यक्ति या देश अच्छा चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के रास्ते में आगे जा रहा है। पहला हेल्थ है, स्वास्थ्य देश का कैसा है ना। दूसरा एडुकेशन है, ठीक है ना। और तीसरा है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जीवन स्तर, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इन तीन पिलर की बात हुई कि ये तीन पिलर होने चाहिए, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें, इन तीन पिलर के आधार पर पूरे देश की चार कैटेगरी बनाई जाती है, कि चार कैटेगरी, जैसे मतलब अगर आप देखोगे कि एक तो होता है वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, यहाँ पे बहुत अच्छा ह्यूमन डेवलपमेंट चल रहा है, ठीक है ना। दूसरा होता है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसका स्कोर होता है 0 to 7, मतलब 0 से लेके 1 तक का स्कोर दिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट में। किसी देश का स्कोर 0.5 हो सकता है। 0.5 का मतलब क्या होता है, मीडियम डेवलपमेंट है। 5 से नीचे है तो लो डेवलपमेंट है। 5 से 8 तक है तो हाई डेवलपमेंट है। और 8 से भी ज्यादा है, 0.8 से लेकर 1 के बीच में है, तो वो वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट माना जाता है, ठीक है ना। अब जो हेल्थ होता है ना, उसको क्या देखा जाता है कि कोई व्यक्ति कितना जन्म जो व्यक्ति लिया है वो कितने दिन तक जिंदा रहता है ना। एजुकेशन में देखा जाता है कि कितने ओवरऑल कितने ईयर वो स्कूल में पढ़ाई करता है, ये सारी चीजें देखी जाती हैं, ठीक है ना। तो ये बात हो गई, ठीक। अब अगर आप बात करो कि भारत के बारे में बात करो, तो भारत के जब 1990 में देखा गया तो पाया गया भारत का जो ह्यूमन डेवलपमेंट स्कोर था 0.434 था। मतलब क्या, भारत का लोअर वो चल रहा था। फिर 2022 आया, मतलब अगर आप देखोगे 22 से 25 साल बाद 0.64 हुआ, मतलब हमने क्या, हम कहाँ पे टिके, मीडियम पर टिके, है ना। और 2023 में हमने क्या किया, वही 7 के आसपास रहे। और 2025 में 193 देशों में अगर आप देखो तो 130वीं रैंकिंग भारत की है। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, 130 रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट में भारत की, ये चीज आपने यहाँ पर जान ली। अब उसमें भी जो हाई परफॉर्मिंग स्टेट्स उनमें केरला है, गोवा, हिमाचल प्रदेश है, वहीं लो में बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड आते हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बहुत सारी इनिशिएटिव चलाई, जैसे आयुष्मान भारत योजना सरकार ने चलाई 2018 में। उसका पर्पज क्या था कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देना। फिर एजुकेशन को लेकर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई 2020 में। स्किल डेवलपमेंट मिशन लाया गया, जिससे लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो। पीएम किसान जैसी योजनाएं लाएगी, बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ लाएगी, जिससे क्या किया जा सके, होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सके। तो ये आपने कंप्लीटली एनालिसिस इसका देखा। अब स्टेटमेंट देखिए कि इट कैलकुलेट यूजिंग अर्थमेटिक मीन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम इंडाइसेस। इसकी गणना स्वास्थ्य, शिक्षा और सूचकांक गणितीय माध्य से की जाती है। करेक्ट है। इट वॉज इंट्रोड्यूस 1990 यूएनडीपी के द्वारा 1990 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है ना। तीसरा, कंट्रीज विद एचडीआई अबव 0.8 अंडर वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिनका ऊपर है 0.8 से, उनका ह्यूमन डेवलपमेंट बहुत अच्छा है। 1 2 3 तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्रॉस चेक कर लेते हैं और इसका सही आंसर क्या माना जाएगा, यहाँ पे 2 3 1 क्यों इनकरेक्ट है, देख गिव मी अ सेकंड। इट कैलकुलेट यूजिंग द अर्थमेटिक मीन ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड इनकम इंडाइसेस। आय की गणना यहाँ पर बोल रहा है ना। लेकिन स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो जो ये क्या कह रहा है कि एसटीआई यूज जियोमेट्रिक मीन नॉट अर्थमेटिक। तो ये चीज भी आपको यहाँ पे याद रखनी। कैलकुलेशन आपको बहुत ज्यादा नहीं जाना है, कैलकुलेट करता है, लेकिन यहाँ पे जियोमेट्रिक मीन को ध्यान में रखा जाता है ना, अर्थमेटिक नहीं। चलिए, 2 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के बारे में। ये होता क्या है, ये भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखो, अभी रिसेंट में क्या हुआ कि न्यू दिल्ली में 2 इनिशिएटिव की शुरुआत हुई। कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली में। 2 पहल कौन कौन सी है, गवर्नमेंट बैंक डैशबोर्ड GBD, दूसरा है गवर्नमेंट बैंक म्यूचुअल मैनुअल्स। तो गवर्नमेंट, इन पहलों का पर्पज क्या है कि जो गवर्नमेंट बैंकिंग लेन होती है, जो गवर्नमेंट का और बैंक के बीच जो लेन देन होती है उसको क्या किया जा सके, ट्रांसपेरेंट रखा जा सके, मतलब पारदर्शी रखा जा सके, ठीक है। ये पर्पज है डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के अंतर्गत, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत इसको शुरू किया गया है। अब अगर हम बात करें CGA की, इसको स्टैब्लिश किया गया था 1975 में अक्टूबर में,
1975 अक्टूबर में, है ना। डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंट को लागू किया जाता है, ये सारी चीजें हैं। अब इसका फंक्शन क्या होता है कि जो गवर्नमेंट की फाइनेंसिंग होती है उसका एनालिसिस करना। एनुअली अगर आप देखोगे कितना एक्सपेंडिचर होता है, कितना रेवेन्यू होता है, कितनी बोरोविंग होती है, ये कंप्लीटली एनालिसिस करना, है ना। इसके अलावा अकाउंटिंग जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें ध्यान देना, ये सारा काम इसका होता है, ठीक। अब इन दोनों पहल को भी इसने यहाँ पे शुरुआत किया है। अब स्टेटमेंट देखते हैं कि इसको स्टैब्लिश किया गया तो 1975 में, दैट इज एब्सोल्युटली राइट, इसको स्टैब्लिश किया 75 में। इट फंक्शन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड फाइनेंस, या व्यय विभाग के अंतर्गत एक्सपेंडिचर के अंतर्गत काम करता है। तीसरा, इट कंडक्ट एक्सटर्नल ऑडिट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, है ना। ये क्या करता है, ये भारत सरकार के एक्सटर्नल ऑडिट का काम करता है। तो इंटरनल ऑडिट का काम आई थिंक यहाँ पे करता है, ठीक है ना। तो ये तीसरा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि एक्सटर्नल जो ऑडिट होता है डन बाय सीएजी, है ना। मतलब एक्सटर्नल जो ऑडिट होता है उसको कौन करता है, सीएजी कैग करता है, और जो इंटरनल ऑडिट होता है उसको कौन करता है, सीजीए करता है। सेम चीज यहाँ पे आपको हिंदी में देखने को मिलेगी, क्या देखने को मिलेगी कि जो आपको देखोगे तो बाह्य लेखांकन आपको सीजीए के द्वारा, कैग के द्वारा मिलेगा, और सीजीए के द्वारा आंतरिक लेखांकन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन आपने यहाँ पे एनालिसिस किया, है ना। सही आंसर क्या हो जाएगा, 1-2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, 1-2। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ते हैं कि आखिर क्या है न्यूज में। तो हाल में जो भारत के राष्ट्रपति हैं उन्होंने राजस्थान के एयरफोर्स स्टेशन में, है ना, जैसलमेर में इंडिजेनस या स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड में उड़ान भरी, है ना। अब यह घटना भारत की जो आत्मनिर्भर जो पॉलिसी, आत्मनिर्भर रक्षा जो पहल है उसको दर्शाता है, ठीक। अब लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट जो ये हेलीकॉप्टर दोनों अलग है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कौन सा, तेजस है ना। तेजस है सबसे हल्का लड़ाकू विमान, ठीक है, जो 5th जनरेशन, 4.5 जनरेशन का माना जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो जो हेलीकॉप्टर के बारे में स्टेटमेंट्स में आपको पर्याप्त जानकारी मिल जाएगी। इसे हाल ने बनाया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने बनाया, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इनकरेक्ट है, करेक्ट है एकदम, ठीक है ना। अब अगर आप देखोगे ये कैपेबल है ऑपरेशन करने के लिए 5000 मीटर तक, 5000 मीटर ऊंचाई तक कैपेबल है ऑपरेशन करने के लिए, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है ना। 16,400 फीट या 5000 मीटर जो भी आप बोलो उतना ऊपर करने के लिए कैपेबल है, खासतौर पर लद्दाख वाले रीजन में इसको काम करने के लिए बनाया गया है, ठीक। अभी वजन वगैरह तो इसका इंपॉर्टेंट नहीं है ना, कि कितना वजन है क्या कैसा। स्टेल्थ फीचर इसमें दिया गया है, तो इसको आसानी से अगर आप देखोगे तो रडार के द्वारा डिटेक्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। तो ये फीचर इसमें है, ठीक है। चलिए, तीसरा ऑप्शन है कि ये इट पावर्ड बाय सिंगल शक्ति इंजन। अब इसमें सिंगल शक्ति इंजन यहाँ पे दिया गया नहीं, यहाँ पे ट्विन दुगुने इंजन यहाँ पे लगाए गए हैं, क्योंकि एक इंजन अगर फेलियर भी होता है तो एक इंजन आसानी से मामले को निपटा ले, है ना, और आसानी से लैंडिंग वगैरह हो जाए। तो ये बात है। अब 1944 की बात है, 1940 में क्या हुआ था कि जो मार्टिन कैमन है, किसने, लिख लीजिए आप, मार्टिन कैमन और सैमुअल रूबेन, इन्होंने क्या किया था, एक एलिमेंट की खोज की जिससे कार्बन 14 कहा गया। अब कार्बन 14 किसी भी चीज की उम्र को ध्यान वो करने में क्या करता है, जानने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब इसको रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है, रेडियो कार्बन डेटिंग भी कहा जाता है। अब इसका पर्पज क्या होता है कि किसी भी चीज का जब से जन्म हुआ तब से लेके अब तक कितना कार्बन उसने ऑब्जर्व किया, है ना। वो अगर वो पेड़ है, पौधा है, कोई जानवर है, कोई उसकी मतलब हड्डी है, तो कितना कार्बन उसने अवशोषित किया, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो क्या होता है ना कि जब कोई व्यक्ति जिंदा रहता है या कोई भी चीज जिंदा है तो वो कार्बन 14 को क्या करती है, ऑब्जर्व करती रहती है। जैसे मर जाती है तो फिर कार्बन 14 जो है डिकेट होना मतलब क्या करता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये यहाँ पे इसके बाद इसके बारे में अभी क्या हुआ, रिसेंट में कोई स्टडी इसके सामने आई थी, इस वजह से न्यूज में था। स्टेटमेंट क्या, इट इज फॉर्म इन द एटमॉस्फेयर बाय कॉस्मिक रेस बॉम्बार्डमेंट ऑफ नाइट्रोजन। अब इसका निर्माण कहाँ होता है, तो अगर आप देखोगे ना जो कार्बन 14 है इसका निर्माण आपको वायुमंडल में होगा। कार्बन 14 वायुमंडल में जो कॉस्मिक रेस नाइट्रोजन होती है, कॉस्मिक रेस जो होते हैं वो नाइट्रोजन 14 से जब टकराती हैं तब कार्बन जो 14 है इसका निर्माण होता है, ठीक है। ये चीज है। अब पर्पस क्या होता है इसका, तो आर्कियोलॉजी है, जियोलॉजी में काम होता है, ओशियनोग्राफी में, या पहले क्लाइमेटोलॉजी में भी काम आता है। तो हर जगह ये काम आपका आता है। इसमें 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन होते हैं। चलिए, ये तो खैर इतना डिफिकल्ट नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ ठीक है, करेक्ट है। इट डिके इनटू ऑक्सीजन ओवर टाइम, इसके समय के साथ ऑक्सीजन विघटित होता रहता है, ये यहाँ पे स्टेटमेंट है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में जानी हो तो ये इनटू नाइट्रोजन है ना, नॉट ऑक्सीजन। तो ये डिके होता है किसमें, नाइट्रोजन में, ऑक्सीजन डिके नहीं होता। तो जो तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे इलिमिनेट हो जाएगा, 1-2 ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। लखपति दीदी हमने यहाँ पे देख लिया।
फॉरेस्ट आउटलेट यहाँ पे न्यूज में था, तो फॉरेस्ट आउटलेट के बारे में यहाँ पे समझेंगे। अब देखो 113 साल बाद, 113 वर्ष बाद कहाँ पे देखा गया? कुनो नेशनल पार्क में देखा गया किसको? फॉरेस्ट आउटलेट को। अब अगर मध्य प्रदेश का आपने अगर नक्शा इस तरह कुछ देख रखा होगा तो कुनो नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब कुनो में चीता रीइंट्रोड्यूस प्रोजेक्ट भी चलाया गया, इस वजह से भी न्यूज में है, ठीक। पहली बार इसको 1873 में देखा गया, बाद में 1997 में खोज हुई, लेकिन 1884 के बाद लंबे समय तक नहीं देखा गया, तो लगा कि ये विलुप्त हो गया, लेकिन फिर से देखा गया। अब ये जो ट्रॉपिकल रीजन में आपको देखने को मिलता है, डिसिडुअस, ये पतझड़ वन में आपको देखने को मिलेगा, जो सागवान वगैरह का पेड़ में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और ये क्या है? मध्य भारत, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल इंडिया का इंडेमिक है, मध्य भारत के इंडेमिक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे याद रखिएगा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात वाले रीजन में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको यहाँ पे याद रखना है। अब अगर हम बात करें इसका आयुष्मान स्टेटस क्या है, तो आयुष्मान स्टेटस आपको देखने को मिलेगा क्या? इंडेंजर्ड। इसी पे क्वेश्चन बना है कि फॉरेस्ट आउटलेट का आयुष्मान स्टेटस क्या? इंडेंजर्ड है, ठीक है। और जो साइट्स है उसकी अपेंडिक्स 1 में आता है, साइट्स की अपेंडिक्स 1 में आता है, ठीक। ये चीज आपने यहाँ पर जान ली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक किसके बारे में है? जिप्सम के बारे में। जिप्सम किससे बनता है, ये यहाँ पे न्यूज में है। क्या कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट से बनता है, सोडियम क्लोराइड से बनता है, या मैग्नीशियम सल्फेट से बनता है? तो अगर आप देखो कि न्यूज में क्यों था कि जो वैज्ञानिक है वो सलार डे पंजालिस में जिप्सम जो पाया गया उसकी स्टडी कर रहे हैं, ठीक। अब जो जिप्सम होता है ना, वो सेडिमेंट्री रॉक का पार्ट होता है, मतलब अगर आप अवसादी जो शैल होती हैं उनका पार्ट ये माना जाता है। अब इसमें इसका मुख्य जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। एक तो ये कैल्शियम जो सल्फेट या हाइड्रेट होता है, ये भी इसका कंपोनेंट होता है। दूसरा एनीहाइड्राइट, एनीहाइड्राइट या CaSO4, ये भी इसका कंपोनेंट होता है। अब ये क्रिस्टल में भी पाया जाता है और रॉक्स के फॉर्म में भी पाया जाता है। सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, इस वजह से मुझे खांसी आ रही है, तो उसके लिए माफी चाहूंगा। अब अगर आप देखोगे कृषि में यूज होता है जो मिट्टी होती है, मिट्टी में जो सोडियम को हटाने में जिप्सम का काम आता है, मिट्टी में खारापन ज्यादा है तो, है ना। और मिट्टी का जो स्ट्रक्चर उसको यहाँ पे सुधारता है, सीमेंट चूना इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूज किसके बारे में? फुटबॉल फॉर स्कूल F4S प्रोग्राम के बारे में। हाल में क्या हुआ कि जो नॉर्थ ईस्ट में राज्य मंत्री हैं उन्होंने क्या किया, दक्षिण दिनाजपुर पश्चिम बंगाल में छात्रों को फुटबॉल दी और फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम का संचालन इन्होंने किया। अब अगर आप देखोगे यह कार्यक्रम किसने चलते, फीफा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की है, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा ने इसकी शुरुआत की है। अब अगर आप बात करोगे इसके बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में, इसका पर्पज क्या है कि 700 मिलियन बच्चों को क्या करना, एजुकेशन देना, उनका एजुकेशन डेवलपमेंट एम्पावर करना, ये सब काम इसका। कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फुटबॉल के लड़के लड़कियां दोनों के लिए वो बनाना, कैपेबल बनाना, साथ ही उनको लाइफ स्किल देना, ये सब काम इसका है। तो किसकी शुरुआत है? फीफा की शुरुआत है। अब इसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल प्लेयर्स इन्वॉल्व है, यूनेस्को भी इसमें इन्वॉल्व है, तो बहुत सारी चीजें इसमें है, ठीक। चलिए, इसे कब लॉन्च किया गया? 2019 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक। तो किसने यूनेस्को, और इसने किसने? फीफा ने, ठीक है। सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। लास्ट क्वेश्चन है सुलावेसी आइलैंड के बारे में। सुलावेसी आइलैंड क्यों न्यूज में था ये भी देखेंगे, और इसका मैप भी देखेंगे। तो अगर आप देखोगे सुलावेसी आइलैंड की आप लोकेशन देखिए, है ना। सुलावेसी आइलैंड आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? मकासर स्टेट आपको यहाँ पे जल संधि देखने को मिलेगा, बांदा सी इसको ईस्ट में पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, नॉर्थ में आपको सेलेबस सी आपको देखने को मिलेगा, है ना। और यहाँ पे लोकेशन आपको इस टाइप की देखने को मिलेगी, पलाऊ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो एक तो आपने क्या कर ली, इसकी लोकेशन देख ली। अब अगर आप देखोगे कि न्यूज में क्यों था, ये भी इंपॉर्टेंट जानना आपके लिए इतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर आपको न्यूज नहीं पता रहेगा तो आप पढ़ भी लोगे, बाद में कोई करंट अफेयर क्वेश्चन बन गया तो आप फंस जाओगे। अब ये ग्रेटर जो सुंडा आइलैंड इंडोनेशिया का पार्ट है। अब इंडोनेशिया अगर आप देखो, तो अगर आपने ये भारत का मैप देख रखा होगा, ठीक है, अब मैं इस तरह बना देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है इंडोनेशिया पहले पढ़ लें, तो यहाँ पे आपको इसकी सुलावेसी जो आइलैंड है इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। न्यूज में क्यों था कि अभी अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई गुफा है जो मतलब कि 68,000 साल पुरानी, उसकी कुछ खोज हुई, उसमें कुछ डेवलपमेंट देखने को मिली, जिस वजह से न्यूज में आ गया, ठीक है। तो सुलावेसी आइलैंड के बारे में पूछा जाता है किस द्वीप समूह का हिस्सा है? ग्रेटर सुंडालैंड का पास, लेसर सुंडालैंड का पार्ट अंडमान ग्रुप का है, मल्लुका ग्रुप का है? अब इसमें आपको पता है कि सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेटर सुंडालैंड हो जाएगा, ठीक है। तो सुलावेसी पार्ट ऑफ ग्रेटर सुंडालैंड आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो आज की डिस्कशन फिलहाल इतना ही, भी थोड़ा वीडियो आगे पीछे आ रहे हैं टाइमिंग का, सॉरी उसके लिए, क्योंकि थोड़ी थोड़ी